लास्ट क्लास में आप स्लोप पढ़ कर आए हो ना। जैसे स्लोप के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और ये वाई एक्सिस है इस तरह से, और यहाँ पर सपोज करो कोई एक लाइन है लाइक दिस, ऐसे ये कोई एक लाइन है और इस लाइन का मैंने नाम रख दिया सपोज करो L1। ओके, ये जो लाइन L1 है ये एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो कोई एक एंगल बना रही है अल्फ़ा। तो ये जो अल्फ़ा है इसका टेंजेंट इस लाइन की क्या कहलाएगी? स्लोप कहलाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो हमारे पास एक लाइन है ये L जो कि इसकी स्लोप है, इसका एंगल है, इंक्लिनेशन का एंगल अल्फ़ा, और हमारे पास एक लाइन और है वो भी हमने यहाँ पर बना ली। सपोज करो एक लाइन है ये ऐसे, और इस लाइन का नाम मैंने रख दिया L2, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो आप सपोज कर लो बीटा, ठीक है। मैंने माना कि ये दोनों लाइनें L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं। L1 पैरेलल है किसके? L2 के। ओके, L1 लाइन की अगर L1 और L2 पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस एक ट्रांसवर्सल होगा, और उस केस में ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। टेकिंग टेन बोथ साइड, मैंने बोथ साइड टेन ले लिया अपनी तरफ से, दोनों एंगल का मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया? टेंजेंट बोथ साइड। तो टेन अल्फा किसके इक्वल आ गया? टेन बीटा के। नाउ व्हाट इज टेन अल्फा? तो आंसर है ये फर्स्ट वाली लाइन की स्लोप है जिसका नाम मैंने M1 रख दिया, और दूसरे वाली लाइन की अगर मुझसे स्लोप पूछी जाती तो मैं उसका नाम क्या रखता? टेन बीटा, और उसको मैंने M2 से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो टेन अल्फा लिखा है उसे हमें क्या लिख लेना चाहिए? M1, और टेन बीटा को क्या लिख लेना चाहिए? M2। तो इसका मतलब ये है कि जब भी दो लाइनें L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप आपस में कैसी होंगी? ऑलवेज इक्वल होंगी, ठीक है। ये आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, या इसका कन्वर्स। अगर हम कन्वर्सली देखें तो भी हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि सपोज करो आपके पास दो लाइनें गिवन है प्लेन में, ओके, वो दोनों लाइनों का स्लोप आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। M1 इक्वल्स टू क्या? M2, ये हमें क्या है? गिवन पहले से, ओके। अगर M1 इक्वल है M2 के, तो M1 को हम जानते हैं क्या लिखा जा सकता है? टेन अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल बन रहा है, और M2 को लिखा जा सकता है क्या? टेन बीटा, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन बीटा, 10 से 10 कैंसिल, या मैं कहूँ एंगल को जब मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? बीटा के इक्वल, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हैं, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हैं, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, बट ये कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्फा और बीटा आपस में इक्वल आ गए, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा और बीटा इक्वल भी हैं, बट ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब L1 और L2 आपस में कैसे रहे होंगे? पैरेलल। तो यहां से एक स्टेटमेंट आप बना सकते हो कि दो लाइनें पैरेलल होंगी इफ एंड ओनली इफ, अगर उनकी क्या इक्वल होंगी? स्लोप। आपने इधर से देखा तब भी क्या देखा आपको? M1 M2, फिर आपने कहा M1 M2 इक्वल है, तब भी वो लाइनें क्या हैं? पैरेलल। तो दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो वो कब पैरेलल होंगी? तो आंसर है इफ एंड ओनली इफ, अगर उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम यहाँ नोट कर लेते हैं। टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 एंड L2, देयरफॉर टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 and L2, two non-vertical line L1 and L2 are parallel if and only if L1 and L2 are parallel, ठीक है, are parallel
इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन है बच्चों किसकी, जब दो लाइनें, दो नॉन वर्टिकल लाइनें कैसी हों, पैरेलल हों, तो उनकी स्लोप आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। ये तो हो गई बात जब दो लाइनें पैरेलल हों। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, तब उस केस में क्या होता होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने दो लाइनें बनाई, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये कोई एक लाइन है, सपोज करिए ये लाइन है L1 और ये कोई एक लाइन है, ये वाली लाइन, इसका नाम हमने रख दिया कुछ L2, ऐसे, ठीक है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ओके। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ओके। यहाँ पर ये जो एंगल है इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए रखा अल्फा, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका जो एंगल यहाँ बन रहा है इसका नाम मैंने क्या रखा, बीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। तो अब आप जानते हो कि अल्फा, इस यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल बन के तैयार हो रहा है, इस ट्रायंगल के लिए अल्फा कैसा एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो tan अल्फा, या मैं सिंपली पहले लिखूँ कि यहाँ पर जो अल्फा है वो मेरा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस 90 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ये वाली बात समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोथ साइड tan ले लिया मैंने, tan अल्फा किसके इक्वल होगा, tan 90 प्लस बीटा या बीटा प्लस 90, वो दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अच्छा, tan 90 प्लस बीटा अगर कहीं पर लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है माइनस का कॉट बीटा, ऐसे। ये ठीक लिखा, ठीक। अब tan अल्फा ऐसे ही ठीक है, कॉट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan बीटा, ये भी ठीक है। tan बीटा इधर मल्टीप्लाई में लाइए, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू -1। tan अल्फा को आपने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था, अगर ये यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है तो जो हमारा tan अल्फा होगा वो m1 के इक्वल होगा, और जो यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है तो इस L1 वाली जो लाइन का, अच्छा इसका नाम L1 रख लो, चलो इसका नाम L2 रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी वाली जो स्लोप है वो किसके इक्वल रही होगी, tan बीटा के, ठीक है, ऐसे। तो tan अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m1, tan बीटा की जगह m2, दिस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बनी जब दो लाइनें एक दूसरे के साथ कैसी हों, परपेंडिकुलर हों। तो उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होना चाहिए, उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो ये वाली बात भी आप नोट कर सकते हैं। Two non-vertical lines are perpendicular to each other. Two non-vertical line are perpendicular to each other if and only if किस कंडीशन पर, जब एक स्लोप दूसरे के माइनस के रेसिप्रोकल के इक्वल हो, है ना, तब हम ये वाली बात लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और इफ़ एंड ओनली इफ़ हमने कैसे कहा, हम इधर से जब चले तो हमारे पास m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आया, -1। अगर हम कन्वर्सली चलते तब क्या होता उस केस में, कन्वर्सली चलने पर भी हमें यही रिजल्ट मिलता। हम यहाँ से चलते, पहले m1 इंटू m2 को किसके इक्वल लिखते, -1 के इक्वल, m1 को मैं ये लिख देता, फिर यहाँ पर आ जाता, फिर मैं tan बीटा नीचे लेकर जाता, फिर इस स्टेप पे पहुँचता, फिर इस स्टेप पे पहुँचता, है ना, फिर यहाँ पर पहुँच जाता, है ना।
फिर अल्फा बीटा प्लस 90 के इक्वल है। इस बात का मतलब क्या हो गया, अगर अल्फा बीटा प्लस 90 के इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये फिर हम वहाँ पर जाकर कह देते कि ये दोनों लाइनें हैंस परपेंडिकुलर हैं। तो आप इधर से चलो या कन्वर्सली चलो, दोनों एक ही बात को शो करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो नॉन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर तभी होंगी जब उनके जो स्लोप्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे तब। या हम सिंपल ही कहें कि जब दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो वो दोनों लाइनें कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अगर दो लाइन की स्लोप आपस में इक्वल आ जाती है तो वो कैसी होती हैं, और अगर दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ जाता है तो वो कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इन दो रिजल्ट पर बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये जो दो कंडीशन आपने बताई हैं इन पर बेस्ड देखिए एक्सरसाइज है ये 10.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1, इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मुझे कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनमें से मैंने पहले पॉइंट का नाम रखा A 4 4, दूसरा पॉइंट का नाम मैंने B रख दिया, वो दिया हुआ है मुझे 3 5, और तीसरे पॉइंट का नाम मुझे दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट है मेरे पास -1, उसका नाम मैंने C रख दिया। मुझे ये शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं A B C, ये राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर कहीं पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो उसमें से दो लाइनें एक दूसरे के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। ये हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ABC कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, बस मैं ये दिखाऊंगा कि मैं दो लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखाऊंगा, -1 के इक्वल। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे की कैसी हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि एक एंगल वहाँ पर 90 डिग्री है, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि वो जो तीनों साइड बना रही होंगी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही होंगी। तो सबसे पहले मैं AB वाली लाइन को, AB का स्लोप निकाल रहा हूँ। और जब आपके पास स्लोप निकालनी हो, आपको स्लोप, कौन सी स्लोप निकाल रहे हो आप, AB। ठीक है, स्लोप AB जब आप निकालोगे तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अब y2 है हमारा 5 माइनस y1 है 4 अपॉन x2 है 3 माइनस x1 है 4। इसको सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 -1, तो आंसर कितना आया, -1। ये स्लोप ऑफ AB आया। ठीक है, इसी तरह से मैंने स्लोप ऑफ BC निकाला, स्लोप BC। ठीक है, निकालिए स्लोप BC। अब इस वाले केस में क्या होगा, अब ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, क्योंकि इसकी स्लोप निकाल रहे हैं। तो y2, अब फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, -1, और y1 कितना है, 5। ठीक है, या अगर वहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो तो जब भी जिसकी स्लोप निकाल रहे हो वो पॉइंट हमेशा वहाँ पर लिख लो, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जैसे ये यहाँ पर लिख लिए दोनों पॉइंट जिसकी स्लोप निकाली जा रही थी, और फिर वहाँ पर लिख लो क्या, x1 y1 और x2 y2, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख लो। और फिर अगर आप स्लोप BC निकाल रहे हो तो B पॉइंट यहाँ लिख लो ऐसे, और C पॉइंट यहाँ लिख लो। फिर इसमें यहाँ लिख लिया करो x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर रहेगा, -1 -5 और x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू 3, -6 अपॉन में कितना, -4। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये 3/2 आया। ओके, AB BC निकाल चुके। अब एक और स्लोप हम निकाल लेते हैं, वो है स्लोप AC। यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप AC। स्लोप AC निकालने के लिए A पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी,
4 4 और सी पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी -1 ठीक है। ये यहाँ पर सी ए लिखा जाए या ए सी लिखा जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्लोप निकालते वक्त, ठीक है। तो स्लोप ए सी कितना आएगा बोलिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 4, ठीक है। सॉल्व करिए कितना बनेगा, ये -5 और ये कितना बनेगा, ये भी -5, ये ठीक लिखे थे हमने, -1 -4, ठीक है, ये ठीक लिखे थे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया 1, ठीक है। अब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, हमने तीनों साइड की स्लोप निकाल ली, ए बी, बी सी और ए सी। इनमें से कोई 2 साइड का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1। तो मैंने देखा कि स्लोप ऑफ ए बी का आंसर कितना आया था, -1, स्लोप ऑफ ए सी का आंसर कितना आया था 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि स्लोप ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ए सी, ये कितना आया 1 × -1, आंसर कितना आया -1। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। तो यहाँ से ये रिजल्ट बना कि ए बी परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो इसमें से जो पॉइंट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट आपको कॉमन दिखाई दिया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा कॉमन पॉइंट रहा होगा, ए, ठीक है। और यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या लिख लो, सी, या सी या यहाँ पर बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ए बी और ए सी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि इनकी और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1, ठीक है। ये बाय कन्वर्स हमने कहा, जो हमने एक तो कंडीशन हमने ये पढ़ी कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। कन्वर्सली जो हम लिखते हैं वो हम ये लिखते हैं कि अगर m1 × m2 अगर -1 हो गया तो हम कहेंगे कि L1 क्या होगा, परपेंडिकुलर किस पर, L2 पर, ठीक है। ये कन्वर्सली हम कह देते हैं, तो वही हमने इसमें यूज किया। फिर से ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट को हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस अगर ये हैं तो वहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री बनेगा इसका मतलब 2 लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो हर हाल में उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, -1। तो हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने स्लोप निकाल ली, ए बी, बी सी, ए सी। हमने तीनों इसलिए निकाली क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था कि किन का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो तीनों निकाली। फिर जिसका प्रोडक्ट -1 आ रहा था वो हमने यहाँ पर शो कर दिया, उससे हमें पता चलेगा कि ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। एक लाइन बनानी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे घूमी, ठीक है, ऐसे घूमा। तो कहीं पर भी कोई एक लाइन बना लो जो आपको ठीक लगती हो। ये मैंने ऐसे एक लाइन बना ली, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है बताओ, 30 डिग्री, ओके। और 30 डिग्री तो ये हो गया, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बताना कितना है, ये इतना एंगल। देखो हमें पूरा एंगल घुमाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एंगल के बारे में सोचना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ कितना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री तो है ना। और तो ये 90 डिग्री तो ये हो गया, और 30 डिग्री ये हो गया, यानी कि जो हमारा इंक्लिनेशन वाला एंगल जो बन गया वो कितना बन गया, 90 + 30 कितना, 120 ऐसे। या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो किसी बच्चे ने ऐसा बनाया, ऐसा ना बनाकर ऐसा बना दिया उस बच्चे ने, ठीक। तो अब इस वाले केस में वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। ये एंगल बताइए कितना है, 90 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना बचा,
60 डिग्री, ठीक है। अब इंक्लिनेशन का एंगल ये वाला होता है या ये वाला, इधर वाला, है ना। तो ये एंगल बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ आप चाहे ऐसे फिगर बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसा भी फिगर बनाओगी आप, एंगल कितना आएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये भी तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर टोटल जो है, इस वाले फिगर से अगर आप देखती हो तो 30 + 90 दिस इज इक्वल टू 120, और ये आपने यहाँ पर फिगर में दिखाई ही दिया है, थीटा यहाँ पर 120। दोनों में से कोई भी फिगर बना लेना एग्जाम में। तो tan थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है। अब tan 120 की वैल्यू कितनी होती होगी, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan 180 माइनस क्या 60 डिग्री, और tan 180 माइनस 60 डिग्री क्या होता होगा, माइनस का tan 60 डिग्री, माइनस ऐसे ही, ठीक है। tan 60 कितना, √3। ये हमारे पास स्लोप का आंसर आ जाएगा, -√3, ठीक है। इस तरह से होगा ये, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। कैसे किया है, उसने कहा है कि एक एंगल है, एक लाइन है जिसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, सच दैट कि वो वाई एक्सिस के, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 डिग्री मिला, बाकी का एंगल कितना बचा, ये 90 डिग्री। तो 90 और 30 मिलकर एक्स एक्सिस के साथ से कितना एंगल बनाने लग गया, 120 डिग्री। तो अब इसकी स्लोप निकालनी है कि इसकी स्लोप कितनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू 120 पुट करेंगे, tan 120 को लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और हम जानते हैं कि tan 180 माइनस समथिंग कितना होता है, माइनस का tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद नेक्स्ट एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट, कुछ पॉइंट गिवन है, देखो x -1 2 1 एंड 4 5। ये कैसे दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, एक ही लाइन पर, ठीक है। अगर एक ही लाइन पर अगर पॉइंट होंगे तो वो उनको हम कैसा कहेंगे, देखो ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है ना। तो इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कराऊं, जैसे एग्जांपल के लिए A B C ये 3 पॉइंट हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन कराता हूं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। एंगल कितना होगा, 0। 0 का मतलब कौन सी वाली कंडीशन हमने पढ़ी है, पैरेलल, यानी पैरेलल वाली कंडीशन इसमें काम करेगी। तो अगर मैं AB की स्लोप निकालूं, BC की स्लोप निकालूं, वो दोनों स्लोप एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही होंगी, 0। या मैं कहूं कि उन दोनों की स्लोप आपस में कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि 0 डिग्री यानी पैरेलल के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि स्लोप कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्योंकh हमें इन्हें कोलिनियर दिखाना है, तो मैं पहले इनकी स्लोप दिखा रहा हूँ, स्लोप निकालता हूँ। सबसे पहले स्लोप AB, A पॉइंट x -1 और B पॉइंट 2 1, ऐसे। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ओके। इसकी स्लोप निकालिए, स्लोप AB। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम ड्राइव कर चुके हैं लास्ट क्लास में। y2 कितना 1, y1 कितना -1, वो इसे प्लस बना देगा, ठीक है। x2 कितना है 2, x1 कितना है, x1 x है, ठीक है। x1 कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन में क्या 2 माइनस x। ये स्लोप आ गई AB की। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ BC, स्लोप BC, ठीक है। स्लोप ऑफ BC निकाल लो। B पॉइंट है मेरे पास 2 1 और C पॉइंट है मेरे पास 4 5। इसमें से ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का, ठीक है। स्लोप BC, तो स्लोप BC के लिए फॉर्मूला लगाओ पहले तो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 5, y1 है 1, x2 है 4, x1 है 2, ठीक है। x1 2 है,
तो ये कितना बनेगा 4/2, तो आंसर 2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये कोलिनियर पहले से गिवन है क्या, आर कोलिनियर, ओके, ये पहले से कोलिनियर गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये कोलिनियर हैं तो इनकी स्लोप आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, स्लोप आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो MAB इक्वल होगा MBC के, तो MAB की वैल्यू कितनी है 2/2 माइनस x और इधर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर कितना बचा 1 और ये 2 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ऐसे x इधर लेकर आइए और 1 उधर ले जाकर माइनस करा दीजिए। तो x की वैल्यू चेक करिए कितना आ रहा है 1, ये हमारा x की वैल्यू बन जाएगी। तो 3 पॉइंट गिवन है A B C, ये तीनों पॉइंट पहले से कैसे हैं कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब इनकी जो स्लोप होगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। कोलिनियर का मीनिंग ये हो गया कि अगर आप बात कर रहे हो स्लोप की, अगर ये x एक्सिस है और अगर मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन पर ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं A B और C, है ना, तो x एक्सिस के साथ B पॉइंट C पॉइंट, ये पूरी ये क्योंकि एक ही लाइन है तो इसलिए सबके लिए स्लोप क्या रहेगी, यही रहने वाली है। तो इसलिए इन सबका जो स्लोप है वो आपस में इक्वल रहा होगा, चाहे आप BC की बात करो चाहे AB की बात करो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्लोप इक्वल रख दी और वहाँ से x की वैल्यू आ गई। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट एक आसान वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट का हम कुछ नाम रख लेते हैं। हाँ, जैसे -2 -1, B पॉइंट है 4 0 और C पॉइंट है सपोज करिए 3 3 एंड D पॉइंट इसका नाम दे दो -3 और 2, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक आसान क्वेश्चन इसलिए है कि हम सपोज करो यहाँ पर एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया A B C D। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें AB पैरेलल होगा CD के, यानी AB की स्लोप और CD की स्लोप आपस में इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, अभी हमने ABCD इनका नाम तो दे दिया है लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, तो पहले हम स्लोप निकाल के रख लेते हैं, फिर जिसकी 2 की स्लोप आपस में इक्वल आती जाएगी उनको हम पैरेलल मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सारी की सारी स्लोप निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर MAB, इसकी स्लोप निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा y2 होगा, ये y1, तो y2 माइनस y1, ठीक है, और x2 माइनस x1, ठीक है, ये +1 और ये कितना बन जाएगा 6। ओके, एक काम हो चुका। अब BC निकालिए, BC, अब ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 3 अपॉन -1 और ये माइनस का 3, ये ठीक लिखा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट निकालिए CD, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन -3 माइनस 3, ठीक है, ये बनेगा -1 -6 या 1/6। ओके, अब एक और निकालते हैं DA या AD लिखेंगे, वो एक ही बातें होंगी। वो y2 ले लेते हैं और ये y1 ले लेते हैं, तो 2 माइनस का 1 और x2 -3 माइनस का 2, ठीक है, ये क्वांटिटी कितनी 3 और ये क्वांटिटी कितनी बनेगी माइनस का 1, तो आंसर कितना माइनस का 3, ठीक है। अब दो स्लोप इक्वल आ चुकी हैं, जैसे AB और CD इक्वल आ चुका है, तो क्योंकि स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ CD के, ये कन्वर्सली ये दिखाता है कि AB पैरेलल रहा होगा किसके CD के, ठीक है। फिर से स्लोप ऑफ BC
इक्वल आया है स्लोप ऑफ DA के, ये दिखाता है कि BC पैरेलल रहा होगा DA के। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है DA के, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या रहा होगा, एक पैरेललोग्राम, इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा दो लाइन के बीच में एंगल को निकालना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो हम कोई दो लाइनें ले लेते हैं। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पर एक लाइन ले ली x y, यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, ये कोई एक लाइन है L1, ओके, और ये मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, ये कोई एक लाइन है L2, ओके। इन दोनों लाइन के बीच में दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल आपको यहाँ दिखाई देगा, ये एक छोटा एंगल, क्लियर है। इस छोटे वाले एंगल का नाम मैंने थीटा रख दिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों लाइन के बीच में एक बड़ा एंगल भी दिख रहा है, ये, इसका नाम मैंने फाई रख दिया। ये छोटा वाला एंगल, इसको हमने एक्यूट एंगल कहा, ये बड़ा वाला एंगल, इसको हमने ऑब्ट्यूज एंगल कहा। तो इसका मतलब ये है कि L1 और L2 के बीच में दो एंगल हमें निकालने पड़ेंगे, एक बार एक्यूट एंगल निकालेंगे और एक बार ऑब्ट्यूज एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माना कि ये वाली जो लाइन है ये कोई एंगल बना रही है अल्फ़ा 1, या और ये वाली कोई लाइन है ये एंगल बना रही है क्या, अल्फ़ा 2, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे करके ले लिया। अब नाउ आप जानते हो कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा, है ना। यहाँ थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ। और अल्फ़ा 2 कैसा एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये अल्फ़ा 1 और थीटा के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ अल्फ़ा 2, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा 1 के इक्वल रहा होगा। या मैं ये कहूँ कि जो थीटा है ये किसके इक्वल रहा होगा, यहाँ से अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा को मैं अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 लिख पाऊँगा। मैं अपनी तरफ से टेंजेंट ले रहा हूँ इन दोनों एंगल के बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेन थीटा और इधर टेन अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। हमने टेंजेंट ही क्यों लिया है, क्योंकि हम स्लोप के टर्म में अपने एंगल को आंसर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने टेंजेंट लिया। अब टेन थीटा ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कोई एक लाइन है L1 और ये एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा 1, तो इस लाइन L1 की जो स्लोप रही होगी वो रही होगी टेन अल्फ़ा 1। और ये कोई अगर लाइन है L2, ये एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा 2, तो इसकी जो स्लोप रही होगी वो रही होगी कितनी, टेन अल्फ़ा 2। तो कहीं टेन अल्फ़ा 1 लिखा हो उसे M1 और कहीं टेन अल्फ़ा 2 लिखा हो उसे M2 लिख देंगे। तो टेन अल्फ़ा 2 की जगह क्या, M2, टेन अल्फ़ा 1 M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये सब किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के इक्वल, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूरी है कि ये क्योंकि एक एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है, और ये कभी भी नॉट डिफाइन ना हो जाए, इसलिए हम कहेंगे कि 1 प्लस कराया जाए अगर M1 M2 में, तो इसका आंसर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। मतलब 0 आ जाएगा तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो हम ये वाली बात यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर M1 1 प्लस M1 M2 कभी भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल, नहीं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसको फिर डिफाइन नहीं कर पाओगे कितना एंगल बन रहा है वहाँ पर, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब इसके बाद ये तो बात हुई एक्यूट एंगल की, लेकिन यहाँ पर एक एंगल और बन रहा है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल निकालना चाहते हैं
तो यू नो दैट कि थीटा प्लस फाई कितना है 180 डिग्री। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फाई को क्या लिख पा रहे होंगे 180 माइनस थीटा, थीटा उधर चला जाएगा, ठीक है। थीटा प्लस फाई लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, थीटा उधर चला गया। दोनों साइड टेंजेंट ले लो, तो tan फाई और इधर कितना tan 180 माइनस थीटा। ये tan 180 माइनस थीटा को आपने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू आपने निकाल कर दिखा दी थी पहले ही, तो माइनस और ये tan थीटा की वैल्यू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये क्वांटिटी, ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया tan फाई। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, tan फाई किसके इक्वल है माइनस tan थीटा के इक्वल है। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर दो केस बनेंगे। क्या दो केस बनेंगे वो दिखा देता हूँ। देखो हमने निकाला है कहीं पर tan थीटा जो है या tan फाई जो है, tan फाई वो किसके इक्वल है हमारा माइनस के tan थीटा के। अब यहाँ पर दो केस बनेंगे बच्चों। क्या दो केस बनेंगे, पहला केस तो ये बनेगा कि सपोज करो अगर tan थीटा का आंसर हमारा पॉजिटिव आया, tan थीटा का आंसर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, tan फाई का आंसर उस केस में कैसा आएगा नेगेटिव। तो आप लिखोगे देन tan फाई इज नेगेटिव, या tan फाई कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। इस बात का मीनिंग ये होगा कि जो हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है वो पॉजिटिव होगा, और जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है वो कैसा रहा होगा नेगेटिव। इस बात का मीनिंग ये होगा, ओके। फिर दूसरा केस जो बना सकते हैं हम वो ये कि सपोज करिए कि हमारा tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू कैसी है नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, तो अगर आप tan थीटा यहाँ नेगेटिव आया तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर आंसर किसका आएगा tan फाई का आंसर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। इस बात का मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो एक्यूट एंगल है हमारा, एक्यूट एंगल वो कैसा रहा होगा नेगेटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कैसा रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हर हाल में एक एंगल पॉजिटिव और एक एंगल नेगेटिव रहा होगा। तो हमने इन रिजल्ट को कंबाइन करके लिख दिया। तो किसी एंगल एक्यूट एंगल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, हम जो अपना रिजल्ट लिख रहे हैं फाइनल फॉर किसी एक्यूट एंगल के लिए, क्या एंगल है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल बन रहा है थीटा, है ना, तो वो थीटा आप कैसे निकालोगे, तो आप आंसर दोगे कि tan थीटा किसके इक्वल होता है m2 माइनस m1 अपॉन में क्या 1 प्लस m1 m2। और ये जो एक्यूट एंगल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर किसका साइन लगा दिया मोड का, कि ये चीज़ अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव आंसर लिख रहे हो आप, अगर सपोज करो आपने इसका आंसर पॉजिटिव लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल कैसा कह रहे होगे नेगेटिव, और अगर आपने ये चीज़ नेगेटिव लिखी है इसका मतलब आपका ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर कैसा लेकर चलोगे आप पॉजिटिव। ये तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, दो तरह के आंसर हो सकते हैं। तो लेकिन हमने जो अपना फाइनल आंसर जो बनाया है, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या नाम लोगे कि tan थीटा किसके इक्वल होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के। जिस केस में हमने थीटा को कैसा लेकर चले थे हम पॉजिटिव, यहाँ पर थीटा हमारा कैसा लेकर चले हैं हम पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आपको इसी से अगर कभी भी निकालना हो ऑब्ट्यूज एंगल की ज़रूरत पड़े, अगर उसने क्वेश्चन में बोले कि इन दोनों की लाइनों के बीच में बनने वाला ऑब्ट्यूज एंगल निकालो, तो आप पहले tan थीटा निकाल लो, जो आंसर आएगा वो 180 में से क्या कर दो माइनस करा दो, तो आपके पास फाई वाला एंगल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार फिर से
एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमने कैसे निकाला? हमने कहा ये कोई एक लाइन है, ठीक है, L1 जिसका एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा 1, ये कोई लाइन है L2 जिसका एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा 2। तो इस लाइन L1 की जो स्लोप होगी वो होगी tan अल्फा 1 और इस लाइन L2 की स्लोप जो होगी वो tan अल्फा 2 होगी। मैंने माना कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एक्यूट एंगल थीटा। तो वो एक्यूट एंगल थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? तो आंसर है कि क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल था तो ये थीटा प्लस अल्फा 1 के इक्वल होगा, इसलिए थीटा जो है वो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के इक्वल होगा। फिर हमने बोथ साइड टेंजेंट लिया, फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, tan अल्फा 2 और tan अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पुट की। तो इसका मतलब किसी भी कोई भी दो लाइनों के बीच में अगर एंगल बन रहा है थीटा तो उनका क्या रिजल्ट बनता है स्लोप के टर्म में? तो उसका जो टेंजेंट होता है, उस एंगल का जो टेंजेंट होता है तो किसके इक्वल होता है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अगर ऑब्ट्यूज भी पूछा जाएगा तब भी हमेशा थीटा निकालो और 180 में से माइनस करा दो, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और आंसर में साइन का ध्यान रखा जाएगा, किस चीज़ का? कि अगर आपका एक्यूट एंगल का आंसर पॉजिटिव आया है तो ऑब्ट्यूज का आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपका एक्यूट एंगल नेगेटिव है तो इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इम्प्लाइज करेंगे वो देख लो आप। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे हमने? 9 तक कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। यहाँ पर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 चलो कुछ रहा होगा यहाँ पर कहीं, चलो मैंने ऐसा मान लिया कि ये पॉइंट है क्या? 3 माइनस 1, है ना। और 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कहाँ रहा होगा? 4 माइनस 2 यहाँ कहीं रहा होगा, है ना, नीचे यहाँ पर कहीं 4 एंड माइनस 2, ठीक है। इनके बीच में क्या करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। ओके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इनके बीच में क्या निकालना है? एंगल निकालना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट को बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल आपको निकाल कर देना है, कितना रहा होगा। तो ठीक है, निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखो ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। इस लाइन का यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, सपोज करो क्या? अल्फा, ठीक है। ये अल्फा से हम इस वाली लाइन की क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। इस लाइन की स्लोप जो रही होगी वो कितनी रही होगी? tan अल्फा। आया ना? क्लियर? अच्छा, बट इस लाइन की स्लोप हम ऑल्सो निकाल सकते हैं, किससे? इन दोनों पॉइंट की हेल्प से। तो इस लाइन की स्लोप किसके इक्वल रही होगी? ऑल्सो m इक्वल्स टू क्या? y2 माइनस y1 अपॉन में क्या? x2 माइनस x1। ये भी इसी लाइन की स्लोप है, ये भी इसी लाइन की स्लोप है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, tan अल्फा ऐसे ही ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी? 4 और x1 की वैल्यू कितनी? 3। ओके, ये ठीक लिखा हमने, -2 + 1, ठीक है, 4 - 3। ये कितना आएगा? ये -1 बना और ये कितना बना? 1। तो tan अल्फा हमारे पास कितना आएगा? -1। ओके, अब tan अल्फा ऐसे ही ठीक है। -1 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 180 - 45 कितना लिख सकते हैं?
tan 180 माइनस 45 है ना, यानी कि 135। ये ठीक लिखा मैंने, tan 135 पर ये वैल्यू कितनी आती है, -1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 डिग्री।